अतीक अहमद मरते मरते आपको राजा बना। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। कसारी मसारी ने तो मुझे लगता है कि जैसे अतीक की बुआ बना दिया है। अतीक के बारे में अगर बताना है तो मुझे ही बताना है। धुरंधर में अतीक अहमद को दर्शाया। हम जानते थे कि बाहुबली हैं, अपराधी हैं, लेकिन आतंकवादी थे। पैसे नीचे दे जाना, अगली बार बात को नहीं भेजा ना। ये सवाल ये एक फिल्म आने के बाद ही क्यों उठ रहा है? क्या इसके पहले किसी एंकर को नहीं पता था? किसी रिपोर्टर को नहीं पता था? क्या किसी आईबी के रडार पे ही नहीं आया हो? रॉ के नोटिस में ही नहीं आया? किसी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के किसी पुलिस अफसर ने यह बात क्यों नहीं बताई? आप उस पिक्चर को फिक्शनल मानते हैं, रियलिटी के करीब मानते हैं। इस देश का सबसे बड़ा बुखार क्या है? तो पाकिस्तान, जिसकी टीम को भी हम लगभग जंग की तरह मार देना चाहते हैं। दाऊद इब्राहिम, हिंदुस्तान के कई हमले हो गए हम पर, हर आदमी जानना चाहता है। और तीसरी चीज हो गई दिल्ली यूपी टेरिटरी। बॉलीवुड में जिसने जीत ली उसकी फिल्म जीत गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जब उसमें आते हैं 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो वो नॉन फिक्शनल हो जाती है। धुरंधर में एक डायलॉग था, बेदी साहब कहते हैं कि जिंदा रखकर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ। आपको लगता है कि ये इंडिया ने करवाया दाऊद के साथ? दाऊद इब्राहिम की स्लो पॉइजनिंग मुझे सही लगती है बिल्कुल, लेकिन एक चीज नहीं सही लगती है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? ये भी तो नहीं रॉ एजेंट बन गया है बांग्लादेश, और वहां से सऊदीया चला गया। तो अशरफ ये बताने जा रहा था, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। क्या धुरंधर पिक्चर में योगी आदित्यनाथ के साथ खेला किया गया है? पॉलिटिक्स हम सुनते हैं, अमित शाह वर्सेस योगी का, वो पिक्चर में भी है। 100% है। योगी आदित्यनाथ तो कभी चॉइस ही नहीं थे, अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। अमित शाह को ये खलने लगा तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100-125 भाजपा विधायक विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने लगे। कहाँ मंत्रियों के काम हो रहे हैं? कहाँ योगी के मन का टिकट दिया जा रहा है? कहाँ स्थायी डीजीपी आ रहा है? कहाँ मुख्य सचिव अपने मन का बनने दिया जा रहा है? दोनों तरफ से चल तो रही है। अखिलेश यादव के सपनों के बीच में योगी आदित्यनाथ ज्यादा बड़े फैक्टर होंगे या बहन कुमारी मायावती? आज मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी अगर कोई होगी तो बहुजन समाज पार्टी होगी। अतीक अहमद के मरने के पीछे असली कारण क्या था और कौन 3 लौंडों भेजा था कि जाके गोली मारो? बिश्नोई गैंग से वेपन आया है। जितेंद्र गोगी वो व्यक्ति था जो बताता कि सुपारी आई कहां से। इन लड़कों को सिर्फ इतना मालूम था कि इन पर गोली नहीं चलेगी। तो 3 थ्योरी है। धुरंधर में खनानी ब्रदर्स थे, तो पैसा आता था नेपाल के थ्रू इंडिया? नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फेक करेंसी इंडिया को चुका था। मैं वो व्यक्ति हूँ देश का पहला जिसने ये बताया है कि देश में नेपाल के रास्ते क्वेटा और पेशावर में छपवा कर नकली नोट भेजा गया है 500 का। ऑपरेशन कैसे होता है ये बता रहा हूँ आपको। आपकी किताब आई कसाई बाड़ा, कानपुर की मशहूर तवायफ कौन है? रजीजन भाई। रजीजन भाई 1857 की एकमात्र जासूस थी पेशवा नाना राव की। ये कहानी सबसे बड़ी बात यह है कर्नल जेम्स स्मिथ नील की है, जिसने हैवलॉक के साथ मिलकर 63 दिनों में लगभग 60-70 हजार। उसने हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया, फिर फांसी पे चढ़ाया। उसने मुसलमानों को सुअर मुंह में ठूंस के खिलाया और फिर तोपों के आगे बांध दिया। क्या यह आरोप था क्योंकि अतीक को निपटाना था या यह वास्तविकता के नजदीक था? धुरंधर बहुत शानदार पिक्चर है, ये मैं पहले कह रहा हूं। 80 सेकंड का डिस्क्लेमर। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं और दर्शकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। उस दौर से गुजर रहा है जहां पर सच और सिनेमा के बीच की लकीर जो है वो इतनी धुंधली हो गई है कि कई बार आंखों देखे पर भी सवाल उठता है कि जो देख रहे हैं वो सच है या सिनेमा, और सिनेमा है तो इतना असर क्यों है, और असर है तो क्या यह सच से जुड़ा हुआ है? यह चर्चा हिंदुस्तान में फिर एक बार है क्योंकि एक पिक्चर आई है धुरंधर। पिछली बार कराची से चली थी, इस बार आई है इलाहाबाद में, जैसे हम प्रयागराज कहते हैं। अब हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि भैया दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जो है वो लखनऊ से गुजरता है। इस पिक्चर में बताया गया कि लखनऊ कुर्सी का रास्ता जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजर रहा था। तो हमने कहा कि इलाहाबाद की समझ जिसको सबसे ज्यादा है और जिसने पिछली बार कायदे से हमको इलाहाबाद समझाया था उन्हीं को पकड़। अतीक अहमद
मरते मरते मुझे, हालांकि किताब पहले भी लिख चुका था, लेकिन मरते मरते मुझे ये बता गए कि तुमने अगर कुछ लिखने के लिए जर्नलिज्म छोड़ा था तो वो ज़ाया नहीं गया, वो ज़ाया नहीं गया। उसने मुझे एक मैजिक कारपेट दे दी, उस किताब ने पंख मेरे दे दिए जो मुझे पूरा देश विदेश सब घुमा रही है। और हर जगह मैं स्टोरी टेलिंग के जो शोज़ करने जाता हूँ उसमें सबसे बड़ी बात दो लोगों की होती है, एक योगी आदित्यनाथ और एक अतीक अहमद। वो अतीक अहमद को सुनना चाहते हैं, उसकी ब्रूटैलिटी, उसका जो कसाईपन है, उसकी जो दरिंदगी है वो सुनना चाहते हैं। कैसा था अतीक, कैसे मारा गया। तो मैं इनको जाके बताता हूँ कि अरे ये अतीक अहमद के जो यजीद था, जो रावण था, बात सिर्फ उतने की नहीं है, ये बात इस बात की भी है कि आखिर में अतीक अहमद मारा कैसे गया। तो 52 दिन की कहानी उठाई, उमेश पाल का मर्डर और उसके बाद 52 दिन और 52वें दिन अतीक का मर्डर। शुरू करते हैं फिर हम कसाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक पिक्चर आई धुरंधर, आपने देखी धुरंधर? धुरंधर देख ली, पहले दिन पहला शो। अब धुरंधर में अतीक अहमद को दर्शाया गया है। धुरंधर जो पहली बार आई थी वो कराची की थी, लेकिन अब जब कराची से धुरंधर इलाहाबाद पहुंची तो हर आदमी के मन में सवाल यह था कि भैया अतीक इतना बड़ा आदमी थे, हम जानते थे कि बाहुबली हैं, अपराधी हैं, लेकिन आतंकवादी थे। तो जब पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये पाएंगे कि आज तक में एंकर थे, जी में थे, उसके पहले इंजीनियरिंग करी, TV9 में थे, TV9 में, ये सब बहुत चैनल में थे, ये करते रहे। तो हिस्ट्री आपकी चलती जाएगी ना पीछे, और जब बहुत रूट में घुसती जाएगी तो गोंडा मिलेगी जाके। अतीक अहमद अगर ISI का एजेंट था, अतीक अहमद अगर लश्कर तैयबा से संबंध रिश्ते रखता था, अतीक अहमद अगर फेक करेंसी जो क्वेटा और पेशावर में छप रही थी अगर उसका धंधा करता था और हथियार मंगाता था, तो लेट 60s का पैदा हुआ है। 77 में उसने पहला मर्डर कसारी मसारी में किया है। उसके बाद 4 से 5 बार का विधायक रहा है, 1 बार का सांसद रहा है, 1 वोट उसने जाकर जेल से जाकर यूपीए गवर्नमेंट को दिया है और मनमोहन सिंह की सरकार बचाई है। उस अतीक ने 2017 में भी समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल, समाजवादी पार्टी के शिवपाल ने, तब टिकट डिफ्लेक्शन चल रहा था फैमिली में, तब फिर टिकट हासिल किया था। उस अतीक के बारे में यह सवाल कि वो ISI का एजेंट था या उसके लश्कर तैयबा संबंध थे या हथियार थे या नकली नोट था, ये एक फिल्म आने के बाद ही क्यों उठ रहा है? क्या इसके पहले किसी एंकर को नहीं पता था, किसी रिपोर्टर को नहीं पता था? क्या किसी IB के रडार पे ही नहीं आया? वो किसी रॉ के नोटिस में ही नहीं आया? मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं क्या जी? शहाबुद्दीन हुआ करते थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ उस वक्त के एक DGP हुआ करते थे बिहार के, जिनका नाम था DP ओझा। DP ओझा ने एक रिपोर्ट तैयार की शहाबुद्दीन के खिलाफ, जिसमें बताया गया कि वो ISI से संपर्क में है, वो पाकिस्तान से संपर्क में है और हथियार वगैरह वहां से मंगाता है। राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी। व्हेन आई से राबड़ी देवी देन लालू, व्हेन आई से लालू देन कांग्रेस। राबड़ी देवी ने वो रिपोर्ट ट्रैश कर दी, कूड़ेदान में फेंक दी, ऐसी तैसी में गई वो रिपोर्ट, और साहब DP ओझा साहब DGP पद से हटा दिए गए। ऐसा हमने शहाबुद्दीन के जीवन पर जब जीवनी की थी अपने YouTube पर, तो उसमें हमने विस्तार से बताया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो DGP ने एक रिपोर्ट लिखी थी और एक मुख्यमंत्री ने उसको ट्रैश कर दिया था, अतीक के लिए किसी सिपाही ने भी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी, किसी धूमनगंज थाने, किसी चकिया ने, किसी पुलिस ने, किसी STF ने, किसी IB ने, किसी रॉ ने भी नहीं लिखी। जिस दिन अतीक ने धूमनगंज थाने में जब उमेश पाल के मर्डर का वेपन रिकवर कराया है कसारी मसारी के खंडहर से, और उसी की रात उसकी हत्या हुई है, उससे पहले जो धूमनगंज में उसने जो बयान दिया है पूछताछ में, तब उसने बताया कि हाँ मैं ISI, जैसा बयान बताता है कि हाँ ISI से हमारे संपर्क है, लश्कर तैयबा से हैं, हथियार भी है, नकली नोट तो फिर भी नहीं है उस रिपोर्ट में, नकली नोट तो फिर भी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अतीक, जिसके ऊपर 250 मुकदमे हैं, जिसने 50 की हत्या की होगी, जिसने एक सिटिंग विधायक राजू पाल को 5 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी, जिसने अपने टाउनशिप की डिजाइन को ठीक करने के लिए मदरसे की जमीन कब्जा करनी चाहिए, और जब नहीं दी मदरसे ने तो वहां की 12-14 साल की बच्चियों के साथ उसके गैंग ने गैंगरेप किए, वो अतीक जिसने अपनी ही रिश्ते में लगने वाली बहन अलकमा का ऑनर किलिंग कराई थी, क्योंकि एक ब्राह्मण, एक पंडित
ड्राइवर के साथ भाग गई थी। वही अतीक जिसने मदरसा में मुसलमान को नहीं छोड़ा, वैसे हिंदुओं को नहीं छोड़ा। उस अतीक के बारे में कभी किसी को यह पता ही नहीं चला, जिसने चांद बाबा की छाती में रखकर गोली मारी थी अपने ही गुरु को, उसके बारे में कभी पता नहीं चला कि वो आईएसआई था। अगर उसने पूछताछ में 2023 में वो बयान न दिया होता तो साहब, अगर हम पाकिस्तान रोज एक फोन मिलाएंगे ना, तो हम निर्दोष भले हो लेकिन रडार पे होंगे। व्हाई ही इज कॉलिंग क्रॉस बॉर्डर। तो इन सब चीजों को देखते हुए हाँ, अतीक ने कहा, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद ये चर्चा क्यों है, अभी तक क्यों नहीं पता चली? किसी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के किसी पुलिस अफसर ने यह बात क्यों नहीं बताई कि हमने जिसको अतीक से लोगों की फटती थी। हमने वो किस्सा सुना है कि 10-11 जज साहब थे, अतीक का केस गया, 10 जज ने मना कर दिया, 11वें ने आके जमानत दे दी। तो जिस आदमी से लोगों की इतनी फटती हो, इतना डर, खौफ, दहशत उसके लेकर हो, क्या वहां पर मतलब ये फर्जी खबर है? क्योंकि एफआईआर में है, चार्जशीट में, प्रूफ नहीं हुआ, ये हम भी जान रहे हैं। मेरी प्रशांत कुमार जी से बात हो रही थी, हमारे जो डीजीपी साहब हैं, जिनको भी धुरंधर में दिखाया गया। वो बेचारे हमसे कहे कि हमसे परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन उनका रोल दिखाया गया कैसे। कुमार साहब, हाँ, कुमार साहब यूपी में सफाई कर रहे हैं, तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एफआईआर में तो है, चार्जशीट में तो था कि अतीक अहमद का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन क्या यह आरोप था क्योंकि अतीक को निपटाना था, या यह वास्तविकता के नजदीक था? आपके ही सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि 1975-76 से क्राइम करने वाला अतीक 5 बार विधानसभा पहुंचा, 1 बार संसद पहुंचा। उसके बाद 2023 में उमेश पाल के मर्डर के बाद जब मारा गया, तभी वो बयान उसका क्यों आया? उसके अरे भाई, मैंने आपसे जो पूछा ना मासकॉम, क्यों पूछा? कह रहे तब पता लग गया ना चाहिए कि वहां से मासकॉम की। क्या किसी पुलिस की रिपोर्ट में अतीक आईएसआई का एजेंट है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, यह बात नहीं आनी चाहिए थी क्या? और क्या उसने इकबालिया बयान दे दिया पूछताछ में, बस तभी हमको मालूम पड़ा? और उस पर भी बातचीत तब हो रही है जब फिल्म में 3 सीन दिखा दिए गए अतीक के। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं था, लेकिन आया क्यों नहीं? ट्रेस क्यों नहीं हुआ? पकड़ा क्यों नहीं गया? रडार पे क्यों नहीं आया? मैं असली बात ये कर रहा हूं। और बात मान लीजिए, आप लोग कांपते थे, पुलिस उसकी जेब में थी, हाँ बिल्कुल थी। वो थाने में फोन मिला के कहता था, ए थानेदार, जाओ कसारी मसारी के जंगल में हमन और जग्गा की लाशें पड़ी हैं, चलो उठा लो जाके उसको और भेजो पोस्टमार्टम पे। वो अतीक था ना। 13 दिन 13 महीने 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर माना कि कांग्रेस ने उसका वोट लिया था, अगर माना कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, ये सब मानने के बाद भी क्या ये 2 गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट, 5 गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि इंटेलिजेंस और रॉ तो सेंट्रल एजेंसी है, उनको भी नहीं समझ में आया? फिर मेरे मन में और दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि क्या अतीक अपराधी था लेकिन आतंकवादी नहीं था? आतंकवादी का लेबल बाद में चिपका दिया गया। हाँ, क्योंकि वो उसने उसी दिन बयान दिया है जिस दिन उमेश पाल के वेपन रिकवर कराए हैं, उसी दिन का बयान है। उसके पहले ना आतंकवाद था, ना आईएसआई था, ना लश्कर तैयबा था, ना नकली नोट थे, ना हथियारों की। उसने बताया, अशरफ का बयान है कि ड्रोन से हमको हथियार आए थे और हम लेने गए थे, बताया उसने। मेरा सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने बयान में नहीं कहा, मेरा सवाल, पाकिस्तान से संबंध रखना, सूडान से संबंध रखना, सीरिया से संबंध रखना, हमास से संबंध रखना, हिजबुल से संबंध रखना, ये तो हो ही नहीं सकता कि एजेंसी के रडार से बच जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर बंगाल तक एक तुच्छा सा स्लीपर सेल भी स्कैन में होता है। और अतीक अहमद तो खून के अंदर ऊपर खद्दर पहने हुए था। वो खद्दर सोनीलाल पटेल ने भी पहनाई, वो खद्दर समाजवादी पार्टी ने भी पहनाई, वो उसकी बीवी को मेयर का टिकट देके मायावती ने भी पहनाई। और सोनीलाल पटेल कौन? अनुप्रिया पटेल के पापा। अतीक को आतंकवादी का लेबल इससे लगा दिया गया, या लगाना आसान था क्योंकि वो मुसलमान था और अपराधी था। अंतिम समय में, आखिरी वक्त में, कि जब वो कमजोर हो गया, मुसलमान था, अपराधी था, बड़ा अपराधी था, जो मुसलमान भी था, इसलिए उसका पाकिस्तान कनेक्शन दिखाना, जोड़ना आसान हो गया। और एक चीज, लेकिन एंगेजमेंट फार्मिंग एक चीज होती है, एक एंगेजमेंट फार्मिंग होती है। अतीक जैसे, आप तो इतने समय से, और मेरे ख्याल से आप उस समय, मैंने ही वो खबर पहली बार पढ़ी थी। पढ़ी वैसा विजुअल देखा कभी? नहीं देखा। दोनों भाई हथकड़ी में, 3 लड़के मीडिया के भेष में, रिपोर्टर के भेष में, और जिगैना से गोली मार रहे हैं, 9.5 लाख की जिगैना से गोली मार रहे हैं, ऑटोमेटिक। पुलिस के हाथ होल्स्टर तक नहीं जा रहे हैं,
वो पुलिस उत्तर प्रदेश की जो अब तक 3600 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर कर चुकी है। हाफ एनकाउंटर इसलिए कह रहा हूं, होल्स्टर में हाथ डालते, पैर में ही गोली मार देते, नहीं मारी। पकड़ा भी कब? जो पीछे से पकड़ने वाला दृश्य आप देखते हैं, पकड़ा भी कब? जब उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी पिस्टल फेंक के। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सीन समझिए पूरा। अतीक का अपना टेक्सचर समझिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, साफा पहने, लुंगी पहने, बंडी पहने, बोलने का अलग तरीका, ये मूंछें, एक सेंटेंस में 4 गाली, और ऐसा मर्डर 4-5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद। जब सब कुछ सामने आता है ना, तो एक कैरेक्टर सामने आता है कि यार ये बड़ी चर्चा में है। एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। उससे एंगेजमेंट फार्मिंग के 3 सीन अतीक के रख दिए गए, वो भी अतीफ के नाम से। वजह, आप शुरू में जाइए तो आपको प्रोडक्शन हाउस के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, मेकर्स के लोगो देखने के बाद मीडिया पार्टनर, ओटीटी पार्टनर, सैटेलाइट पार्टनर, देन लगभग 80 सेकंड का एक डिस्क्लेमर है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं और दर्शकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यानी आप नॉन फिक्शन स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी दिखा रहे हो, बीच में आप नॉन फिक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पर रोकता हूं आपको, मैं इसको सीधा कोट करता हूं। मैं धुरंधर पिक्चर मैंने भी देखी, आपने भी देखी, कई लोगों ने देखी। आपने अतीक अहमद पर किताब भी लिखी है। अब धुरंधर पिक्चर के शुरू में डिस्क्लेमर है कि ये फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन जब आप अंदर देखते हैं तो आपको हर वक्त एक असली घटना के इर्द गिर्द कहानी चलती नजर आती है, जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है कि कई लोग पहले मर गए थे, उनको लंबा खींच दिया गया है, उसको क्रिएटिव लिबर्टी, सिनेमैटिक। लेकिन अतीक अहमद वाला जो किस्सा है या धुरंधर फिल्म जो है, आपको लगता है कि ये रियलिटी के आसपास है? हिस्ट्री से थोड़े सबक लेने चाहिए, क्योंकि पल भर को वही मैंने कहा कि सिनेमा और रियलिटी में लकीर बड़ी धुंधली हो गई है। बिल्कुल हो गई है। दाऊद को लेकर खबर आती है कि जहर दिया गया था, बीच में ऐसी खबरें हमने पढ़ी। कई सारे अननोन लोगों ने मारा पाकिस्तान में गैंगस्टर्स को, कई सारे और भी खबरें जो उसमें दिखाई गई है, सब है भी, लेकिन फिर फिक्शनल भी है। धुरंधर देखने के बाद एक पत्रकार के तौर पर, एक राइटर के तौर पर जिसने अतीक अहमद के ऊपर किताब लिखी, आप उस पिक्चर को फिक्शनल मानते हैं, रियलिटी के करीब मानते हैं, इंस्पिरेशन लेने वाली है, या खाली मजा लेके छोड़ देने वाली है? किस टीम का करते हैं? LSG क्रिकेट टीम जो है, हम बहुत सारी टिस्सा, हाँ, जो तो इस देश का सबसे बड़ा बुखार क्या है? क्रिकेट। हाँ, ठीक है। क्रिकेट में भी 104 वाला बुखार कौन सा है? जब भारत और पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, ये थ्रस्ट है। अब आइए पाकिस्तान, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रस्ट है। सरवर अली, क्या नाम है उसका, अशरफ अली, पाकिस्तान के छत पर के सर पर तरपाल तब आई थी जब 70 करोड़ हमने दिए थे, ताली। तो पाकिस्तान जिसकी टीम को भी हम लगभग की तरह मार देना चाहते हैं, क्रिकेट टीम को भी, हाँ, वो मतलब उनको वो मजा है गरियाने, हाँ गरियाने में मजा है। तो पाकिस्तान के बाद दाऊद इब्राहिम, हर आदमी जानना चाहता है क्या हुआ दाऊद का। वैसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन मार तो दिया गया यार, समुद्र में फेंका गया कि अभी जिंदा है, थ्योरी है, देखना चाहता है आदमी। तो 2 चीजें हो गई, पाकिस्तान हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, हमने जाके मारा, हमारे एजेंट ने मारा। और तीसरी चीज हो गई दिल्ली यूपी टेरिटरी। दिल्ली यूपी टेरिटरी बॉलीवुड में जिसने जीत ली उसकी फिल्म जीत गई। वो दिल्ली यूपी टेरिटरी में सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इस समय कौन था? अतीक अहमद। फिर वही बात है, उसका फिगर, उसका डायलेक्ट, उसका वेशभूषा, उसका मर्डर का सीन, उन सब को देखते हुए एक शानदार एंगेजमेंट फॉर्मिंग, बहुत शानदार पिक्चर है। ये मैं पहले कह रहा हूं, बहुत शानदार पिक्चर है। उसमें 80 सेकंड का डिस्क्लेमर आपको हर चीज से बरी कर देता है। लेकिन अगर कहीं आ रहा है, उसने उस सच्ची स्टोरी को फिक्शनल कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जब उसमें आते हैं तो वो नॉन फिक्शनल हो जाती है। अतीक का मसला आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को। कहां चले गए? गायब हो गए योगी आदित्यनाथ। यहां भी पॉलिटिक्स हो गई है योगी आदित्यनाथ के साथ, यहां भी पॉलिटिक्स हो गई है। वो वैसे भी पीएम फेस बनते जा रहा है, उनके संग यूं भी पॉलिटिक्स चल रही है। यहां भी पॉलिटिक्स हो गई कि योगी आदित्यनाथ को बाहर करो, अजीत डोभाल आएंगे, सान्याल साहब आएंगे और किसी प्रशांत कुमार यानी कुमार साहब से कहेंगे कि ये अतीक है, ये आतिफ है, ये नकली नोट 60,000 करोड़ आने वाला है। गजब सवाल दिया आपने हमको। सारा मजा इकट्ठा है इसमें। पूरे फलों की एक शानदार थाली लगी हुई है, एक शानदार टोकरी बनी हुई है। क्या धुरंधर पिक्चर में, हाँ बहुत हाँ बुलंद सवाल है ये, हाँ। क्या धुरंधर पिक्चर में योगी आदित्यनाथ के साथ खेला किया गया है
क्योंकि प्रधानमंत्री को रियल दिखाया गया है, डोभाल साहब का महिमा मंडन किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी भी आ सकते थे, हाँ, मिट्टी में मिला दूंगा, मरा तभी है। हाँ, जिसका क्रेडिट यूपी में कई लोग योगी जी को देते हैं अतीक के जाने का। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वहां प्रशांत जी आ गए। प्रशांत जी आ गए, ठीक है। क्या योगी जी का जो पॉलिटिक्स हम सुनते हैं, सेंट्रल वर्सेस यूपी का, हाँ, अमित शाह वर्सेस योगी का, बिल्कुल वो पिक्चर में भी है। 100% है, 100% है। योगी आदित्यनाथ तो कभी चॉइस ही नहीं थे, मनोज सिन्हा को दे दिया गया था। हाँ, हमको याद हो, गए थे पूजा बनारस में मत्था टेका है। हाँ। अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। 2.5 साल योगी वन गवर्नमेंट शानदार चल रही है। अरे अभी भी रोज चलता है, केशव जी आज सीएम बन जाए, केशव जी, और केशव जी का पीआर टीम बहुत तगड़ा है। वही बता रहा हूं, 2.5 साल तक योगी वन गवर्नमेंट शांति से चलती रही। उसके बाद हाफ एनकाउंटर, अतीक वतीक वाला मसला, बहुत सारे मुस्लिम माफिया गुंडों का एनकाउंटर हुआ, सब कुछ हुआ, बुलडोज हुई, गैंगस्टर बदला, बटोगे तो कटोगे टाइप का मसला चल रहा था वहां पे, और लोग ताली बजा रहे थे। ताली बजाते बजाते अचानक योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट टू मोदी हो गए। पूरे देश में घूमने लगे। बंगाल भी जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ ललकार के आएंगे, गुजरात भी जाएंगे तो ललकार के आएंगे। हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं। बात समझिएगा, लेट मी कंप्लीट। उस योगी आदित्यनाथ का जब चेहरा पीएम के तौर पर आया, एक चीज फिर समझा देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट लीडरशिप, अडवाणी हार्डलाइनर। जब मोदी आए गुजरात के गोधरा वाली छवि को लेकर, आडवाणी सॉफ्ट मोदी हार्ड। आज की तारीख में मोदी सॉफ्ट योगी हार्डलाइनर। तभी देख लीजिए कि आज मोदी सॉफ्ट, अमित शाह योगी हार्डलाइनर, ठीक है। अमित शाह योगी हार्डलाइनर। अब यहां पर किसको दिक्कत हो रही है? अपने इसीलिए नाम ले लिया मैंने। हाँ, मैं ले लेता हूं नाम, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत एक आदमी की नेचुरल चॉइस है, जो बुरे दिनों में साथ रहा, कच्चे पक्के में साथ रहा, ऊंच नीच में साथ रहा, जो 370 का चेहरा बनता है कश्मीर में, जो किसी भी मुद्दे का चेहरा बनता है संसद के अंदर, उस अमित शाह को यह खलने लगा कि अरे यार। तब योगी वन गवर्नमेंट के आधा कार्यकाल गुजरने के बाद जब बुलडोजर उठा, जब एनकाउंटर्स हुए, तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ 100-125 भाजपा विधायक विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने लगे। हरीश द्विवेदी जैसा सांसद अपने ही बस्ती इलाके में धरने पर बैठ गया, अपने ही कमिश्नर और डीएम के खिलाफ। हालत खराब करते चले गए तमाम खरवार, और न जाने कितने लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने बैठक कर डाली, सब कुछ योगी को डिस्टर्ब हो गया। योगी आदित्यनाथ को एक भी स्थायी डीजीपी नहीं बनाने दिया गया उत्तर प्रदेश में। उनके मन का नहीं, स्थायी नहीं बने, अस्थायी डीजीपी। वो अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन रिटायरमेंट वाले दिन एक्सटेंशन देके दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है, और दुर्गा शंकर मिश्रा को 2 बार एक्सटेंशन देके मुख्य सचिव बने रहे, काम ही नहीं करने दे रहे हैं। अपने कोटे के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, AK शर्मा, जयंत, और बहुत सारे हैं, नितिन अग्रवाल, न जाने कितने, सब अपने कोटे के सारे दे डाले उनको। मसला कहां से बिगड़ा? जब AK शर्मा, जो ब्लू आइड बॉय थे नरेंद्र मोदी के, गुजरात के IAS थे, उनको भेजा गया योगी वन गवर्नमेंट में कि इनको डिप्टी CM बनाना है और गृह विभाग देना है। योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया। वहां से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें शुरू होती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां थे? आखिरकार क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? अगर वही 63 सीटें पिछले चुनाव के बराबर आ गई होती, तो मोदी के एक बगल में चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बगल में नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं होती। इसी यूपी में गड़बड़ हुआ सब। यूपी में ही तो गड़बड़ हुआ। मैं यूपी की गड़बड़ी को शुभांकर भाई इसलिए बड़ा कहता हूं कि यूपी ही भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन प्रोविंस है। वहीं से बाबरी, वहीं से राम मंदिर, वहीं से बीजेपी का उदय। और हालत यह कि आप अयोध्या भी हार गए, यूपी भी हार गए, और एक अखिलेश यादव पैदा हो गया। क्यों? जहां पे संगठन की सरकार भी होती है, वहां हम 100 गुना पावर पे होते हैं। और भगवा तो भाजपा का कलर है,
वहां तो स्वयं भगवा वस्त्रधारी गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, फिर भी ये हालत हो गई। उसमें एक थ्योरी आई थी कि दिल्ली कुछ बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने सजेशन दिए थे इन लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, उनमें से अधिकतर लोग चुनाव हार गए। दिल्ली ने तय किया था कि यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर जिसमें नाराजगी थी योगी आदित्यनाथ से, ये सच है? हाँ बिल्कुल सच। वो किसकी हार थी यूपी में? योगी जी की हार थी या दिल्ली वालों की हार? दिल्ली वालों की हार थी। ये दिल्ली वालों को पता लग गया, दिल्ली वालों की हार थी, तभी तो हर 6 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी एक काम किया है। तुम कहते रहो कि यूजीसी, तुम कहते रहो कि जातिगत जनगणना, यानी अब हमको पिछड़ों और दलित की राजनीति में आना है, वरना आना मुश्किल हो जाएगा 2024 की जो सरकार आई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ बदलते हैं? उनका बुलडोजर तो रहीम नगर पे चलेगा और पंत नगर पे रुक जाएगा। तुमने बना दो अपने कोटे के मंत्री, वो तो चलाएगा तो एक आईएएस ना, एक ब्यूरोक्रेट। तो जो फाइलों का भंडार गड्ढा बढ़ता जाएगा, वो फाइल उड़ेगी तो तभी जब ब्यूरोक्रेट उसमें चिड़िया बैठा लेगा। चिड़िया ही नहीं बैठाने देंगे तो काम ही नहीं होने देंगे तुम्हारे, जाओ बने रहो मंत्री। कोई मंत्री कुछ काम नहीं कर पा रहा है और दिल्ली दरबार इस बात को देखता है, जब कहते हैं होने नहीं दे रहे, काम नहीं होने दे रहे, काम नहीं होने दे रहे, वो भी देख रहा है कितने रो रहे हैं और कितने धो रहे हैं। उस योगी आदित्यनाथ की दिल्ली और यूपी की जो लड़ाई चल रही है अमित शाह से, सेंट्रल बनाम यूपी जो चल रहा है, उसको इस फिल्म में भी नहीं दिखाया गया। यही वजह है कि उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं थे, अतीक था। अतीक का मर्डर की स्टाइल, ये सब कुछ दिखाया गया, योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाया गया। डोभाल साहब को श्रेय चला गया पूरा उसका। अतीक क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह सच में एक राइवलरी है या विरोधियों के द्वारा इसको पॉप अप किया जाता है कि थोड़ा नीचा दिखाया जाए, छेड़ा जाए, रोका जाए? क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बीजेपी के मजबूत स्तंभ हैं। अमित शाह से बेहतर प्रशासक बीजेपी को नहीं मिला। जो फैसले उनके दौर में बीजेपी की अगर आइडियोलॉजी से सोचे, वो किसी और ने नहीं करा। और योगी से बड़ा चेहरा मुझे नहीं लगता कि यूपी में बीजेपी के पास कोई रहा। कल्याण जी एक जमाने में रहे, लेकिन वो आधी अधूरी सरकारें थी, पूर्ण सरकारें नहीं थी। तो मैं उस पूर्ण सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से योगी आदित्यनाथ को लार्जर देन लाइफ बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मान रहा हूं। तो बीजेपी जो ना योगी के बिना पूर्ण है, ना अमित शाह के बिना, और दोनों पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। क्या इंडिविजुअल चॉइसेस चलते हुए एक दूसरे को छोटा करने के लिए बीजेपी को छोटा कर रहे हैं? आपने पूछा कि क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कोई झंझट है? हाँ है। तो कहां मंत्रियों के काम हो रहे हैं, कहां योगी के मन का टिकट दिया जा रहा है, कहां स्थायी डीजीपी आ रहा है, कहां मुख्य सचिव ने मन का बनने दिया जा रहा है? दोनों तरफ से चल तो रही है। वो पिछड़ा दलित की राजनीति अब करना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान है, उर्दू बोलने वाले कठमुल्ले होते हैं, बाबरी अब कहीं नहीं बनने देंगे, बटोगे तो कटोगे। उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वही चल रहा है। वो ध्रुवीकरण, वो हिंदुत्ववाद, वो भगवा, वो उसको लेकर चल रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं। देखिए, गौर करिए सर, नरेंद्र मोदी को योगी को मैनेज करने के लिए लखनऊ आना पड़ता है और उनके कंधे पर वो हाथ रखते हैं, फोटो सेशन होता है और ये बताया जाता है कि बिटवीन योगी एंड मोदी, बिटवीन यूपी एंड दिल्ली, सब चंगा सी, ऑल इज वेल। ये फोटो सेशन कराना पड़ता है। लेकिन आपने एक बात कही कि क्या ये विपक्षी उड़ाते हैं? विपक्ष में तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव बहुत कुछ कहते रहते हैं। उनके उड़ाने से क्या होता है? उनके उड़ाने से कुछ नहीं होता है। विपक्ष को भूल जाइए। ये जो पक्ष है ना, इसके भीतर विपक्ष बैठा हुआ है। इस पक्ष में ही विपक्ष है। एक पक्ष चाहता है कि दिल्ली की चले और जो उसका विपक्ष है वो चाहता है कि योगी की चले। योगी हठ धर्मी भी है, योगी है ना, वो अपने ही तरीके से चल रहे हैं, उनका अपना ही तरीका है और उन्होंने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर रखा है। तो ये पक्ष के अंदर बैठा जो विपक्ष है वही सारी चीजें करा रहा है, वही ये 2027 में चुनाव है। हाँ है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी? क्योंकि मैं हर 6 महीने खबर पढ़ता हूं कि अब की भैया केशव जी बना दिए गए मुख्यमंत्री, अब की केशव मौर्य को दे दिया गया, अब की केशव मौर्य की अगुवाई में। केशव मौर्य जी अमित शाह के करीबी हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पर एक पत्रकार या एक जनता होने के नाते यूपी के मुझे नजर आता है। योगी जी अगुवाई में लड़ेंगे? आज तक 2 गवर्नमेंट आ चुकी है। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ है और हम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? 2 चुनाव तो हो गए।
योगी आदित्यनाथ को मतलब वो तो नहीं बनाया गया, सीएम का चेहरा बना के तो चुनाव नहीं लड़ा गया। पिछला वाला तो योगी जी के नाम पे नाम पर था, मैं भाजपा की घोषणा की बात कर रहा हूं। पहला वाला तो चलिए उनको मिल गया था आरएसएस के थ्रू से। दूसरा चुनाव भी नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा लाने के लिए। आप केशव मौर्य से कभी पूछ लीजिएगा, वो कहेंगे, आप पूछेंगे क्या अगला चुनाव भी योगी, अब तीसरी बार क्या अगला चुनाव योगी पार्टी तय करेगी? नहीं, पार्टी नहीं तरेगी, पार्टी लड़ेगी। आज तक सेंसर ने कभी किसी बायोपिक पर यह कहा है क्या कि जाइए फला का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद ही तो कोई फिल्म बनाता होगा ना। योगी आदित्यनाथ की फिल्म सेंसर में क्यों लटकी? मैं हर बात पे आपसे वो बात कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा चेहरा बन गए, लेकिन इतना बड़ा हो रहा है जितनी इच्छा नहीं था। हाँ, ये एक मसला है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो थोड़ी जापानीज है। ठीक है, स्पीड जापानीज है, बुलेट ट्रेन चल रही है। बस ये डर लगता है कि कोई रंबल स्ट्रिप ना आ जाए बीच में, तो वो रंबल स्ट्रिप पैदा करने की पूरी कोशिश खुद ही रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। पॉलिटिकल पे लास्ट सवाल पूछ लेता हूं मैं। हाँ, योगी अमित शाह पे हम और आप बात कर रहे हैं कि योगी अमित शाह हुज नेक्स्ट। हाँ, मोदी जी आपको लगता है सच में अगले 10 साल जाने वाले हैं? क्योंकि जितना मैं उनको फिट देख रहा हूं और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी का जो लेवल बीजेपी के सारे नेताओं में, वो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा है। जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा है, और अभी भी वो सर्वमान्य बीजेपी के अंदर नेता है। तो आपको लगता है कि मोदी जी अगले 10 साल जाने वाले हैं, जो लोग अभी से या पिछले 5 साल से योगी अमित शाह लड़ रहे हैं? 10 साल का मतलब आप मान रहे हैं कि जो 85 साल के हो जाएंगे तब भी होंगे? हाँ, हमने मनमोहन जी को देखा है, हम ट्रंप को देख रहे हैं, हमने जो बाइडेन को देखा है। हाँ। मोदी जी शारीरिक तौर पर शायद ज्यादा फिट अभी हैं। हाँ, और वो अपने आप को फिट रख भी रहे हैं। हाँ। चेहरे पे ग्लो देखिए आप, आपसे ज्यादा अच्छा चमक उनका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चमक रहा है हमसे, आपसे ज्यादा है। हाँ भाई मेरा तो फिर भी डल तो है। हमारी तो उम्र से उनका जमीन आसमान का अंतर है ना भाई। हम अपने से तुलना ही नहीं कर रहे। नहीं, ठीक है, भगवान करे नरेंद्र मोदी 95 साल अब वो सी बख्तून खा रहे हैं कि मुरैंगा का पराठा, हमको नहीं पता। नहीं, ठीक है, भगवान करे वो 95 साल तक बने रहे, भगवान करे वो 95 साल तक राज, मतलब वो तो उनके हाथ में नहीं, तो जीतने के ऊपर है। बिल्कुल। बट मैं चॉइस के तौर पर बात कर रहा हूं। चॉइस क्या आपको लग रहा है कि 29 में मुझे नहीं लगता कि मोदी होंगे। आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई चेहरा आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। और ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये तो भविष्य की योजना बना के चलना पड़ता है। ये तो किसी ने 3 बार किसी को मुख्यमंत्री बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ आगे की पॉलिटिक्स होगी, कुछ क्या आगे के लिए कुछ रखेंगे नहीं क्या शुभांकर ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, वो जिस फॉर्मेट में रील काटते हैं, जिस फॉर्मेट में चॉप करते हैं पूरे पॉडकास्ट को, क्या वो वहीं खड़े हुए हैं? क्या वो सेट बदल दिया? आपने एआई का सेटअप बदल दिया होगा, आपने और अलग तरीके से रीलें बनाना शुरू की, कुछ ना कुछ अलग कर रहे होंगे आप। वो इतनी बड़ी पार्टी है जिसने देश को एक अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है, देश की जनता को अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है, क्या वो दूर का नहीं सोच रहे हो? बट जैसे धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हाँ, ये लोग ये मानते हैं कि ये जब आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि वो गेम से बड़ा हो गया, हाँ, तब वो अपना फैसला खुद कर लेता है। तो कर लेंगे फैसला, इसीलिए कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हटा देगी, लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी से 1 साल छोटे, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं विजन में तो रखा होगा। अगर चाह लेंगे तो उनको भी वसुंधरा बना देंगे, शिवराज बना देंगे, नहीं बन जाएगा। कोशिश तो बनाने की है ही है, लेकिन मतलब मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि मोदी जी 2029 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे। मैं उनकी करंट फिटनेस, करंट पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी करंट फिटनेस और करंट पॉलिटिक्स की बात पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी योगी आदित्यनाथ, किसी अमित शाह या किसी लेट्स से हेमंत बिस्वा शर्मा की एज को लेके कोई प्लानिंग नहीं होगी कि नेक्स्ट ये होगी? लेकिन इस देश में अटल जी को हमने एकदम बुढ़ापे तक देखा। हाँ, अटल जी 2004 में जब रिटायर हुए, हाँ, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, हाँ, हाँ, लेकिन पॉपुलैरिटी थी, बिल्कुल थी। मोदी जी तो आज एक्टिव भी हैं। हाँ, बिल्कुल तो एक्टिव। मैं चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं समझ जनता के हाथ में। मैं समझ गया, बट चेहरे के तौर पर जानना, अगर आज केशव मौर्य यूपी में कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, हाँ, या लड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, तो क्या 29 में किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो मोदी जी को चैलेंज करेगा, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी के अंदर, कि साहब अब आपका समय हो गया, आपका क्राइटेरिया था 75, नाउ थैंक यू सो मच, अब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अगर बीजेपी की सरकार फिर आती है तो नया चेहरा होगा, एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट अभी नहीं, अगले 50-60 साल तक मांगा जाता रहेगा, जैसे अटल बिहारी के नाम पे आज भी। मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे,
कहीं बैठ जाएंगे, एक राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं हो सकते क्या? आई डोंट थिंक सो। मैं फिर ये जैसे बड़े पत्रकार से मैं डिसएग्री हुआ था। मेरा अपना सिक्स सेंस या मेरा अपना जो एनालिसिस नरेंद्र मोदी जी को लेकर है वो ये है कि वो जब तक इतने स्वस्थ होंगे कि वो दफ्तर जा सकते हैं तब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। मेरा अभी भी ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद इस जीवन काल में उनको मैं राष्ट्रपति के तौर पर भी देख लूं। हाँ ठीक है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ ठीक है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं देर सवेर, एक स्टेट्समैन वाली, और शायद पहली बार हम भारत के एक राष्ट्रपति को बहुत ताकतवर भी देख ले। हाँ ठीक बात है। मैं ये भी इमेजिन कर सकता हूं उनको लेके, क्योंकि जैसे मैंने कहा अमित शाह जी बिना पावर के, हाँ, और मोदी जी बिना प्रधानमंत्री पद के, बिना कुर्सी के, उन एक्टिविटीज के हाँ, जिनमें वो इन्वॉल्व है, रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ का मकसद शायद वही बचा। परिवार अगर नहीं आपके आगे पीछे, आप 24/7 एक्टिव पॉलिटिक्स में और आप फिट हैं, हाउ कैन यू डिसाइड कि अब मैं कल से काम नहीं करूंगा? तो मुझे ये बताइए, मुझे लगता है, मतलब ये मेरा एनालिसिस है, तुम समय पर छोड़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि फिर धोनी ज्यादा बेहतर था कि जिसने बहुत ही यंग एज में विराट कोहली पे दांव लगा दिया था और ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया, समझा दिया? अगर मोदी जी सिर्फ अपने ही बारे में लेके चलेंगे कि मैं ही ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स, देयर इज अ डिफरेंस। मैं बता रहा हूं क्यों। शायद महेंद्र सिंह धोनी भी कैप्टेंसी ना छोड़ते। अगर धोनी 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2017 में शायद विराट आ गए थे, 15 तक अगर वो लगातार इंडिया के जो आईसीसी टूर्नामेंट थे वहां हारते रहा। महेंद्र सिंह धोनी बहुत सारे टूर्नामेंट एज ए कैप्टन हार चुके थे। वो ग्रेट थे, सेमीफाइनल जाके हार जा रहे थे। विराट कोहली ग्रेटेस्ट थे लेकिन टूर्नामेंट नहीं जिता पा रहे थे, इसलिए बदला गया। रोहित ने जिताया, इसलिए रोहित के बारे में लंबा सोचा गया। एक खेल लास्ट में हुआ गंभीर वाला जिसमें उनको वनडे से हटाया गया, जिसको लेकर अभी भी चल रहा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर 27 में रोहित भी बना दिए जाए दोबारा, क्योंकि अब समीकरण फिर बदले हैं इस बीच में। सो आई वोंट बी सरप्राइज। बट मोदी, मैंने फिर कहा, विनिंग फैक्टर पे वो एक चुनाव हारेंगे, वो गायब हो जाएंगे, मुझे भरोसा है कि थैंक यू सो मच। आडवाणी जी चले गए, अटल जी चले गए, प्रमोद महाजन का दौर देखा मैंने। बट विनिंग अगर आप जा रहे हो और आप कुर्सी पर बने हुए और आप जो फैसले ले रहे हो, आई डोंट थिंक विनिंग कर जीतते हुए नरेंद्र मोदी को हम रेस्ट करते हुए देखेंगे। तो इसको इस पर छोड़ते हैं कि राम गोपाल वर्मा इस समय सरकार 4 बनाने जा रहे हैं। फाइनल हो चुका है। सरकार बनाई अमिताभ बच्चन, सरकार 1 बनाई अभिषेक बच्चन, सरकार 3 बनाई अभिषेक बच्चन गायब, लेकिन अमिताभ बच्चन है। और 4 में तो अभिषेक हो ही नहीं सकते, सरकार रहेगी, सरकार 4 बनेगी। तो इसको इसी पे छोड़ देते हैं कि वो सरकार 4 में भी होंगे। तो फिर अमित शाह के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक चर्चा ये खत्म होनी चाहिए। क्यों? योगी आदित्यनाथ एज फैक्टर है। हाँ, तो अब तो अगले 10 साल और जीते थे, 10 साल और, मतलब 29 तो मैं मान के चल रहा हूं। आई डोंट सी कि 29 में मोदी जा रहे हैं। उसके बाद आई डोंट नो सेहत का क्या असर होता है, कितनी आपकी पॉपुलैरिटी होती है, क्या घटनाक्रम होता है। 19 के चुनाव में एक बार मुझे लगने लगा था शायद वो हार जाएंगे। 19 के चुनाव में मुझे लगता था कि शायद राहुल गांधी कम बैक कर लेंगे। एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग सिनेरियो बन रहे थे जब दिल्ली के CA/NRC आंदोलन हम कवर करते थे। सो मुझे लगता था, लेकिन फिर परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। यूपी में 24 में हमने देखा, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी कम बैक कर रही है। अवधेश जी का बेटा हारा, हमने वो भी देखा। बिल्कुल ठीक। सो पॉलिटिक्स में क्या चेंज हो पता नहीं मुझे, बट करंट सिनेरियो पे 29 चुनाव जीते हारे पता नहीं, मोदी के चेहरे पे आई बिलीव, ये मेरा अपना इंट्यूशन है, उनको समझते हुए कि उनके चेहरे पर जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। गुड्डू मुस्लिम कहां है? पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी, धुरंधर में भी गुड्डू मुस्लिम आए कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम कहां? ये भी तो नहीं रॉ एजेंट बन गया है। ऐसा है कि 1.25 साल हो गया मेरी किताब कसारी बसारी आए हुए। 4 महीने पहले मैंने किताब कंप्लीट कर ली। उसमें लास्ट लाइन ही एक है, कहां है गुड्डू, कहां हो गुड्डू? बांग्लादेश। यहीं पे किताब खत्म होती है। 4 महीने बाद वो किताब छपी, फिर मार्केट में आई, फिर नंबर 1 चली गई देश में और बुक यूनिवर्स में नंबर 1 हो गई। अभी 6 महीने पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन जो मिली है वो बांग्लादेश में था और वहां से सऊदीया चला गया है। ये गुड्डू मुस्लिम, यानी मेरी इंफॉर्मेशन मेरी किताब लिखने से पहले, छपने के बाद और अभी 6 महीने पहले तक बांग्लादेश ही था गुड्डू मुस्लिम, जो अब सऊदी चला गया है। मेन बात यह क्या है, इसको डिकोड कर देते हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, अतीक, अशरफ, कुछ वकील, ये लोग बैठे,
मेरे ख्याल से ये मसला है नैनी जेल का, या थाने में वकील मिलने आए उस दौरान। वहां पे अतीक और अशरफ ने ये प्लानिंग की कि उमेश पाल हत्याकांड जो पूरा है वो गुड्डू मुस्लिम पर डाल देते हैं। ठीक है, उनको ये इनपुट मिल रहा था कि गुड्डू मुस्लिम अब खबरें दे रहा है। देखिए, एक बात को हमेशा डॉट जोड़िएगा कि गुड्डू मुस्लिम सिर्फ अतीक का एम्प्लॉय नहीं था, वो और भी कई गैंग्स का एक्सपीरियंस होल्डर था। ठीक है, उस गैंग के लोग भी अतीक की उस हत्या में शामिल हैं। तो गुड्डू मुस्लिम पर थोपने की पूरी तैयारी हो गई और फाइनल हो गया। कई वकील भी जेल गए अतीक के। वहां पर गुड्डू मुस्लिम को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि अतीक तुम्हारे ऊपर उमेश पाल सारा खोलने जा रहा है, तुम समझ लो तुमको क्या, कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी कैसे थी। आप हमारा वो इंटरव्यू देखिएगा, मजा आएगा। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। मजा आया, आनंद आया। उम्मीद करते हैं कि इस बार यूपी पॉलिटिक्स पर जो हमने शुरुआत की है इसे भविष्य में और बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। और आने वाले समय में यूपी पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स और आपकी किताब सबसे पहले, जिसको पढ़ने के बाद मैं फीडबैक दूंगा। बाकी पिछली किताब के लिए फिर नंबर 1 होने के लिए बधाई। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट में फिर इजाफा हो और एक बार फिर कसारी मसारी जो है कसाईवाड़ा के साथ नंबर 1 चली। हाँ, कसाईवाड़ा के साथ नंबर 1 नंबर 2 में आपस में लड़ाई लड़े, कौन सी जो है वो ज्यादा बिकने वाली। ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब धुरंधर 1 ज्यादा हिट है या धुरंधर 2 ज्यादा हिट है, हाँ, इसको देखा जाएगा।